तो शपथ लेने का दिन हमारे कुछ मूल अधिकार हैं, मूल कर्तव्य हैं और उन्हें निभाते हुए ही हम एक सिटीजन के तौर पर अपना योगदान करने में कामयाब हो पाएंगे। बिल्कुल। अब बात करेंगे मुंबई हमले की सबसे बड़ी गवाह की, वो गवाह जिसकी वजह से अजमल कसाब को फांसी की सजा सुनाई गई थी। 13 साल बाद भी मुंबई हमले की वो पीड़िता इंसाफ की गुहार लगा रही है। देविका ने कसाब को तो फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया, लेकिन आज वो मुफलिसी की जिंदगी गुजार रही है। देविका के सपने बेजार हो गए और आज देविका का परिवार टूटे फूटे घर में जिंदगी बसर करने को मजबूर है। छब्बीस 11 हमला, जिसके जख्म आज भी हिंदुस्तान को दर्द देते हैं। मुंबई अटैक, जिसने कई लोगों की जिंदगी उजाड़ दी। मुंबई हमले को 13 साल बीत गया, लेकिन उसकी निशानियां आज भी देविका रूटावन जैसे लोगों की निगाहों में मौजूद हैं। मुंबई हमले का दर्द आज भी आंसू बनकर बरबस टपक जाते हैं। टूटा फूटा घर है, बारिश में पानी झरता है तो तपती धूप सीधे घरों में दाखिल होती है। ये है देविका रूटावन, जो मुंबई हमले की विक्टिम है। 26 नवंबर 2008 को शिवाजी टर्मिनल पर देविका अपने पिता और भाई जयेश के साथ बड़े भाई भारत का इंतजार कर रही थी। तभी आतंकी हमला हो गया और घेराबंदी के दौरान आतंकी अजमल कसाब ने देविका को गोली मार दी। गोली लगने की वजह से देविका बुरी तरह जख्मी हो गई थी। देविका को कई महीने अस्पताल में गुजारने पड़े थे। हमले के बाद से देविका और उसकी फैमिली की जिंदगी पूरी तरह तबाह हो गई। उन पलों को याद करके देविका आज भी सिहर जाती हैं। 26/11/2008 को मैं मेरे फैमिली के साथ, मेरे पापा, मेरे भाई और मैं, हम तीनों पुणे जाने के लिए सीएसटी गए थे। बैंड्रा से सीएसटी गए, 12 टर्मिनल प्लेटफॉर्म के सामने बैठे। उतने में मेरा भाई बोला मुझे टॉयलेट आया। पापा बोले तो टॉयलेट जाके आ जा, हम टिकट निकाल के जाएंगे। जैसे ही वो टॉयलेट को गया, गोली फायरिंग और बॉम्ब स्पॉट हुआ। हम भागने की कोशिश की तो कसाब की गोली आके मेरे राइट पैर में लगी। मैं गिर गई, बेहोश हो गई। पर बेहोश होने के पहले मैंने उस आतंकवादी को देख लिया था। वहां पर मैंने कईयों की लाशें देखी, पुलिस ऑफिसर, आम लोग, किसी को हाथ पे गोली लगी, किसी को सर पे लगी, किसी को पैर पे, किसी के पेट पर। मुझे वहां तभी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तब मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। मैं एक शख्स को देखती हूँ जिसके हाथ में बड़ी सी बंदूक AK-47 है और वो एक अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। उसके चेहरे पे एक स्माइल लग रही है, ऐसा लग रहा है हम लोगों को मार के उसे खुशी मिल रही है। मैं तब एक क्वेश्चन मांगती, आखिर यहाँ हुआ क्या है। वहां से मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। सेंट जॉर्ज में मुझे होश आया। मैंने देखा डॉक्टर ऐसे ऑपरेशन कर रहे थे, किसी को बेहोश नहीं कर रहे थे। मुंबई में जब आतंकी हमला हुआ था, तब देविका महज 9 साल की थी। इतनी कम उम्र में देविका ने जो हौसला दिखाया, उसको देश सलाम करता है। कसाब को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने में देविका की भी गवाही काफी अहम थी, क्योंकि देविका ने कसाब को करीब से देखा था। जब 10 जून को कोर्ट में मेरी गवाही हुई थी, मेरे से पहले मेरे पापा की गवाही हुई थी। पापा ने कसाब को आइडेंटिफाई किया था। पापा ने कोर्ट में कसाब को गाली भी दिया था। फिर मेरी आइडेंटिफाई की बारी है। मैंने जब कसाब को आइडेंटिफाई की, मेरे सामने 3 आतंकवादी रखे गए थे। उसमें से मुझे कसाब को पहचानना था। जो जज साहब के साइड में फर्स्ट में बैठा था वो था आतंकवादी कसाब। उसे मैंने आइडेंटिफाई की। तब मेरा मन ऐसा हुआ था, मैं बैसाखी से चलती थी, मन ऐसा हुआ था बैसाखी फेंक के उसे मारूं, या मुझे कोई बंदूक दे दो तो मैं उसे गोली अभी मार दूं, या मैं इसको फांसी पे लगा दूं। पर मैं तब कुछ कर नहीं सकती थी। बस तब से मैंने एक ड्रीम बनाया कि मैं एक पढ़ लिख के आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। कसाब जैसे से बड़े बड़े आतंकवादी को मुझे खत्म करना है। 26/11 के बाद लाइफ बहुत चेंज हो गई। मेरी पढ़ाई पहले मैं पहली पढ़ी थी, फिर छोड़ चुकी थी। गांव में मम्मी की डेथ हो चुकी थी 2006 में। उसके बाद मुझे स्कूल में एडमिशन लेने से मना कर दिया था। मैम बोलते थे कि आप यहाँ पर आओगे तो बॉम्ब स्पॉट होगा, गोली फायरिंग होगा। तो स्कूल में मुझे एडमिशन नहीं दे रहे थे। फिर ABP अखिल विद्यार्थी स्टूडेंट्स ने मेरे लिए लड़े और वही स्कूल में मुझे एडमिशन दिया गया। मैंने 7th स्टैंडर्ड से पढ़ाई स्टार्ट किया एंड मैं अभी 2nd ईयर में हूँ। मुंबई हमले के दहशतगर्द कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में गंवा रही देविका की जिंदगी अब आसान नहीं है। IPS बनने का सपना देखने वाली देविका की जिंदगी आज बेजार है। आतंकी के खिलाफ गवाही देने की वजह से लोगों ने उनसे दूरी बना ली, जिसकी उम्मीद देविका ने सपने में भी नहीं की थी।
मेरी पढ़ाई अभी चालू है। मेरी पढ़ाई में बीच में बहुत लॉस भी हुआ था, 4 इयर्स का गैप भी हुआ, नहीं तो अब तक मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती थी। उसके बाद मेरे पापा का बिजनेस का तकलीफ हो गया। जब 26/11 के बाद पापा विटनेस बने, मैं विटनेस बनी। पापा मार्केट में जाते थे, लोगों ने बोला कि आप यहाँ पर मत आइए, आपके पीछे कोई कसाब आ गया, कसाब के साथीदार हो गए तो आगे हमें मार देंगे, आप मर रहे हो हमें क्यों मार रहे हो। उनके मन में मतलब ऐसा डर था, जो पापा का बिजनेस था वो सारे बंद हो चुका था। भाई एक हैंडीकैप है, भाई ने 26/11 में हेल्प की थी जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। ये लोगों के ड्रेसिंग करते थे, उस वजह से इन्होंने मतलब ध्यान नहीं दिया भाई ने। उसे किसी ने बताया नहीं था कि सही तरीके से कैसा रहना चाहिए, ग्लव्स पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, और भाई ने सबका ऐसे ड्रेसिंग किया, कोई खाने पीने में ध्यान नहीं दिया, तो उसे एक बीमारी हो चुकी थी। पहले गले में गांठ हुआ था, वो ठीक हुआ तो पीठ की रीढ़ की हड्डी उसका प्रॉब्लम, आज बैकबोन उसका पूरा प्रॉब्लम है। आज वो मुझसे बड़े है बट आप उसे देखोगे तो बहुत छोटे लगते हैं, उसका पूरी शरीर एक हैंडीकैप जैसे हो गया। ना ही उसे कोई सपोर्ट मिला है, ना ही मेरे पापा को, ना ही मुझे मिला है। मतलब 26/11 के बाद हमने बहुत सारी प्रॉब्लम देखी। मेरे घर का रहने का प्रॉब्लम आया, जहाँ रहते थे वहां तकलीफें आई। गांव जाते थे तो पहले फैमिली मेंबर एक्सेप्ट नहीं करते थे, हम होटल में रुकते थे कई सालों तक। अभी तो कोई फैमिली हमें एक्सेप्ट करने लगी, अभी हम शादी में जाने लगे घर में। मतलब फैमिली का, बहुत लोगों का हमने ऐसा बिहेवियर देखा कि तभी हम सोच भी नहीं सकते थे। हाँ, मुझे 26/11 के बाद सम्मान भी हुआ, मेरा कहीं जगह पे सम्मान हुआ, अवार्ड्स मुझे बहुत मिले, बट इनमें से ही बहुत जगह पे मुझे सिर्फ बड़े बड़े वादे मिले, चाहे न्यूज चैनल हो या कहीं पर्सनली मैं किसी से भी मिली हूँ, तो सभी ने सिर्फ बड़ी बड़ी बोल बच्चे नहीं किया, पर काम करने में कोई आगे नहीं आया। कसाब के खिलाफ गवाही देने के लिए देविका और उसके परिवार को आर्थिक मदद का भरोसा दिलाया गया था। घर देने की बात कही गई थी, लेकिन सब हवा हवाई साबित हुई। देश की इस जांबाज बेटी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े, लेकिन अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ। सरकार ने आपको कुछ उसकी सुरक्षा बहाल की थी, या आपको खाली जो साक्ष्य हुआ और आपका काम जहाँ तक कसाब को पहचानना था वहाँ तक होने के बाद आपको छोड़ दिया, ऐसे आपको लगता है क्या? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगी। ऑफिसर ने हमें सपोर्ट किया। जब मुझे धमकियां आई थी तो हमने कंप्लेंट भी दिया था पुलिस ऑफिसर के। यहाँ पर हमारे घर के बाजू में ही चौकी है, तो उन्होंने बोला था कि देविका आपको या मेरे पापा को भी बोला था, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बोल सकते हैं। तो पुलिस से तो मुझे इस बारे में सपोर्ट मिली, अगर मेरी कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं उनके पास जा सकती हूँ। तो ऐसा तो नहीं बोलूंगी कि सरकार ने मुझे सिर्फ विटनेस के लिए बुलाया गया उसके बाद भूल गए, तो ये नहीं है। बस सरकार से जो मुझे बड़ी बड़ी वादे मिले, सिर्फ बोल वचन जो हुई है ना, वो पूरा नहीं किया गया। आपको मिले? मुझे रहने के घर के लिए बोला गया, आपके पढ़ाई लिखाई के लिए हम सपोर्ट करेंगे, पापा को बिजनेस में सपोर्ट देंगे, बट वो चीजें नहीं दिए गए। कहीं ऑफिशियली बयान में बोले गए, कहीं बिना मिले, बिना मीन्स आपका मीडिया बंद है या हम किधर बैठे हैं तभी बोल के बातें किए, पर किया किसी ने नहीं है। आप दूसरे दिन उनको कांटेक्ट करते, हम तो बोलते सॉरी बेटा हम बिजी है, मन बोलते कौन देविका हम आपको नहीं जानते। ये सारी चीजें भी हमारे साथ हुई है। देश की इस बहादुर बेटी को मेडल और सम्मान तो बहुत मिले, लेकिन जिंदगी को फिर से सही दिशा में दौड़ाने के लिए जो आर्थिक मदद की जरूरत थी, उसकी दरकार आज भी है। देविका की ये थकी हुई आंखें आज भी अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं। बस इंतजार किसी मजबूत हाथ का है, चाहे वो सरकार का हो या फिर किसी सामाजिक संस्था का। देविका जैसी बेटियों को हौसला बढ़ाना चाहिए, न कि उनके हौसले को यूं अकेला छोड़कर तोड़ना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देविका जैसी बेटियों का हौसला निश्चित तौर पर बढ़ाया जाना चाहिए। एक पिता महीने 2 महीने नहीं, साल 2 साल नहीं, 19 साल तक जेल की सजा काटता है, और सजा से बड़ी सजा उस पर लगा आरोप होता है जो अपनी 3 बेटियों की हत्या के आरोप में 19 साल तक जेल में रहा। और 19 साल तक अदालती लड़ाई चली, कोर्ट ने उसे बरी कर दिया, पर 19 साल की उसकी सजा का हिसाब किताब कैसा होगा, कौन करेगा, इस पर भी सोचना होगा। बेटी की हत्या छुटकुन्नू नरवेश राजेंद्र, हम अपने घर पर बैठे हैं, हमने इनको आओ देखो तो मैं पीछे कोठरी की तरफ भाग गए। जिस मुसहरी पर हम लेटा था रोज, उसी पर उस दिन हमारे बच्चा लेट गए। हम पीछे की तरफ भाग गए। छुटकुन्नू नरवेश राजेंद्र ने आई के फायर चला जो हमारे बच्चन के लगे, बच्चा हमारे ख़त्म हो गया। हमने थाने में ले जाए के रिपोर्ट लिखाए, लेकिन दिनेश गांव के प्रधान उनसे होशियार सिंह ने साठ टाट करके उन्हें पैसा ले लो, हमें को 2 महीना जेल भेज दो, लेकिन हमारे भैया कसूर ना ही, और उन्हें मदद करी। हम 2 महीना बाद अपने आए गए बाहर, हमारी बीवी साथ देती रही, लेकिन बाद में हम अदालत को भरोसा करता है, अदालत ने हमारी मदद करी।
हमारा भैया तनिक हमें खुशी है जो अदालत ने हमारी मदद करी, लेकिन हमारी लड़की ने बेचारी बच्चा हमारी ज़िंदगी भर चली गए, कहाँ धरे। इस वारदात में अवधेश सिंह ने अपनी तीनों ही बेटियों को खो दिया। अवधेश की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज की, लेकिन बेटियों की हत्या के आरोप में उन्हें ही हिरासत में ले लिया। करीब 10 दिन तक अवधेश को थाने में बिठाकर रखा गया। काफी गड़गड़ाने के बाद भी पुलिस ने उनकी मृत बेटियों का आखिरी बार चेहरा तक नहीं देखने दिया। इसके बाद अवधेश को जेल भेज दिया गया। ये वादी मुकदमा ने 16/10/2002 को थाना निगोही पर धारा 452, 302 के अंतर्गत अपनी बेटियों की हत्या के बारे में रिपोर्ट लिखाई थी, जिसमें छुटकन्नू, नरवेश और राजेंद्र द्वारा अपनी बेटियों की हत्या करना बताया था। लेकिन थाना अध्यक्ष होशियार सिंह जी थे, उन्होंने ग्राम प्रधान से उनसे मिलकर जो मुलजमानों से अनुचित लाभ ले लिया और वादी मुकदमा को ही जेल भेज दिया। अब बात करेंगे हिंदुस्तान के लोगों की सुरक्षा की। बात हिंदुस्तान के समंदर के प्रहरी लोगों की। मुंबई से आज जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हिंदुस्तानी लोगों का सीना गर्व से चौड़ा कर देंगी। आईएनएस वेला को नौसेना के हवाले कर दिया गया है। मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए समंदर के इस प्रहरी से देश की सुरक्षा और भी मजबूत होगी। साइलेंट किलर मचाएगा कहर। समंदर का सूरमा दुश्मनों का बनाएगा चूरमा। हिंदुस्तानी नौसेना को समंदर का नया शाहकार मिल गया है। आईएनएस वेला को नौसेना को सुपुर्द कर दिया गया है, जिसके बाद हिंदुस्तानी नौसेना की शक्ति में और इजाफा हो गया है। समंदर के अंदर ये 37 किलोमीटर की रफ्तार से दुश्मनों को मात देने का मादा रखती है। समंदर का ये महारथी एक बार में 50 दिन तक समंदर के अंदर गोते लगाने में माहिर है। अपनी इन्हीं खासियतों की वजह से हिंद की नौसेना को अपने इस महाबली पर नाज है। प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत में बनी ये पनडुब्बी कलवारी क्लास के पहले बैच की 6 पनडुब्बियों में से एक है। ये डीजल इलेक्ट्रॉनिक अटैक सबमरीन है। आईएनएस वेला दुश्मनों को चकमा देकर हमला करने में माहिर है। समंदर में जब ये गोता लगाती है तो दुश्मनों को इसके आने की भनक तक नहीं लगती और यही इसकी खासियत है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से इसे समंदर का साइलेंट किलर भी कहा जाता है। आईएनएस वेला सबमरीन को फ्रांसीसी डिजाइन वाली स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी के आधार पर बनाया गया है। इसे मझगांव डॉक लिमिटेड में बनाया गया है। इसे बनाने की शुरुआत 6 मई 2019 को हुई थी। पूरी तरह से ट्रायल लेने के बाद मझगांव डॉक लिमिटेड ने इसे 9 नवंबर 2021 को नौसेना को हैंडओवर कर दिया। 25 नवंबर 2021 को चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह की मौजूदगी में इसे भारतीय नौसेना को सौंपा गया। आईएनएस वेला 221 फीट लंबी है। इसका बीम 20 फीट का है, ऊंचाई 40 फीट और ड्रॉट 19 फीट का है। इसमें 4 MTU 12V396 SE84 डीजल इंजन लगा है। 360X बैटरी सेल्स हैं। इसके अलावा डीआरडीओ द्वारा बनाया गया PAFC फ्यूल सेल भी है। यानी इसे ताकत देने के लिए एक बेहतरीन इंजन लगाया गया है, जिससे बिना आवाज के ये तेज गति से दुश्मन की तरफ हमला कर सके। In its new incarnation, Vela is a potent platform with an ability to undertake the entire spectrum of submarine operations. And given today's dynamic and complex security situation,
Vela's capabilities and firepower will play a crucial role in enhancing the Navy's ability to protect, promote, and preserve India's maritime interests across the seascape of the Indian Ocean region, while acting as a clear deterrent to our adversaries. आईएनएस वेला आज का नाम नहीं है। नई आईएनएस वेला से पहले भारत के पास इसी नाम की पनडुब्बी साल 1973 में थी। उसने साल 2010 तक भारतीय नौसेना के लिए अपनी सेवाएं दी। नई आईएनएस वेला पनडुब्बी को भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमांड यानी मुंबई में ही तैनात किया जाएगा। आईएनएस वेला समुद्री लहरों पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, लेकिन जब इस समंदर के अंदर गोते लगाती है तब इसकी रफ्तार 37 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये समुद्र के ऊपर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक बार में 12,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है, जबकि पानी के अंदर आईएनएस वेला 7.4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1020 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। आईएनएस वेला पानी के अंदर 50 दिनों तक रह सकती है। ये अधिकतम 1150 फीट की गहराई तक गोता लगाने में सक्षम है। आईएनएस वेला के अंदर 8 नौसेना अधिकारी और 35 सैनिक तैनात हो सकते हैं। आईएनएस वेला को घातक हथियारों से लैस किया गया है। ये जो कोऑपरेशन है चीन और पाकिस्तान का, इसको हम बहुत क्लोजली देख रहे हैं। काफ़ी सारा हार्डवेयर चाइना से पाकिस्तान को एक्सपोर्ट हो रहा है, जैसे कि शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, और इससे यहाँ का जो सिक्योरिटी डायनामिक्स में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो इसके लिए हमको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। आईएनएस वेला मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाई गई है। वेला एक प्रकार की भारतीय मछली है जो स्टिंगरे फैमिली में आती है। ये मछली समुद्र की खतरनाक शिकारियों में से एक है। इसका डंक किसी भी जीव को खत्म करने के लिए काफी है। स्टिंगरे मछली पूरी दुनिया में अपनी चतुरता, घातक हमला, बचाव के तरीके और आक्रामकता के लिए जानी जाती है, और हिंद की शिकारी भी दुश्मनों पर अटैक करने का हर हुनर जानती है। तो आईएनएस वेला के आने से निश्चित तौर पर समंदर में हिंदुस्तान की ताकत और मजबूत होगी और दुश्मन देशों की नींद उड़ जाने वाली है। तो चलिए, न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का रुख करते हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया, आप देख रहे हैं न्यूज मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज संविधान दिवस है। आज वो दिन है जब हम अपने संवैधानिक अधिकारों के उत्सव को सेलिब्रेट करते हैं। आज वो दिन है जब हम अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों की शपथ लेते हैं। आज संविधान दिवस पर हमारी स्पेशल कवरेज दिन भर जारी रहेगी। ये वो शपथ है जो संविधान की प्रस्तावना के तौर पर हम सभी लेते हैं। तो आज हर बुलेटिन की शुरुआत हम इसी प्रस्तावना के साथ करेंगे। आप भी हमारे साथ शपथ लीजिए। हम इंडिया के लोग अपने संविधान की मूल भावना का सम्मान करेंगे और हम इंडिया के लोग अपने संविधान की मूल भावना को हर दिन निभाएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर दिल्ली के बॉर्डर पर किसान एकजुट होंगे और अपना दमखम दिखाएंगे। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आज हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी से किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। वहीं किसान टिकरी बॉर्डर पर जमा होंगे और शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे।
27 नवंबर को गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत भी होनी है, जिसमें किसान आगे की रणनीति तय करेंगे। किसानों के आंदोलन को देखते हुए एक बार फिर से बैरिकेडिंग कर दी गई है और जवानों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। बिल्कुल 19 नवंबर ये वो दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। तो उसके बाद भी किसान बॉर्डर से नहीं हटे और टिकरी बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। और साथ ही आज किसानों के आंदोलन को देखते हुए 1 साल पूरे हो गए हैं और आज जिस तरीके से किसान 1 साल तक तपती धूप, बारिश और पूरे समय में बॉर्डरों पर नजर आए, हर तरह की रैली निकाली गई, ट्रैक्टर रैली निकाली गई और बस मांग यही थी कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए। और जब ऐसा कर लिया गया, लेकिन उसके बाद भी किसानों की मांग बढ़ती जा रही है। तो लगातार आंदोलनरत थे किसान और उनकी प्रमुख मांग थी कि तीनों कृषि कानून, जो नए कानून सरकार ने बनाए थे, उसे वापस लिया जाए। सरकार ने इसका ऐलान भी कर दिया। मोदी की तरफ से ये ऐलान किया गया था। पीएम मोदी ने 19 नवंबर को इसकी घोषणा की और उसके बाद कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर भी लगा दी गई। इसके बावजूद किसान जमे हुए हैं और न सिर्फ जमे हुए हैं बल्कि अपने आंदोलन को तेज करने का मन भी बनाया है। आज 1 साल पूरे हो रहे हैं बॉर्डर पर पहुंचे हुए किसानों के। इस किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने के मौके पर इस आंदोलन को और भी तेज करने की कोशिश हो रही है। 27 नवंबर को किसानों की महापंचायत होनी है। इसके अलावा 29 नवंबर से जो शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, उसी दिन किसान ट्रैक्टर मार्च भी करेंगे। तो पीएम मोदी के किसान कानून को वापस लेने के ऐलान के बाद किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, लेकिन वो धरना वापस लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर अपनी 6 मांगे उसमें रखी गई हैं। आइए आपको बताते हैं कि किसानों की वो 6 मांगे क्या है। पहली मांग कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी हो, एमएसपी पर कानून लगाने की पहली मांग। इसके अलावा बिजली संशोधन विधेयक की वापसी, ये भी प्रमुख मांग में से एक जो पत्र उन्होंने लिखा है। पराली जलाने पर किसानों पर दर्ज मामलों की वापसी भी हो, उनकी प्रमुख मांग। और राज्य में प्रदर्शन के दौरान किसानों पर दर्ज मामलों की भी वापसी हो, ये भी उनकी मांग है। और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी जरूर हो और मंत्रिमंडल से बर्खास्त की हो। आंदोलन में जान गंवाने वाले करीब 700 किसानों के परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए और एमएसपी पर कानूनी गारंटी की बात तो लगातार ये कहते आ रहे हैं, ये उनकी प्रमुख मांगों में शामिल है। बिल्कुल, तो ये 6 मांगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखकर पत्र लिखकर दी गई हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि तीनों कृषि कानून के बारे में क्या है वो तीनों कृषि कानून जिसके खिलाफ किसानों ने करीब 1 साल तक आंदोलन किया है। पीएम मोदी को इसे वापस लेने का फैसला करना पड़ा था। नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के हित में तीनों कृषि कानून बनाए थे, जिसका देश में विरोध होने लगा और इस पर जमकर सियासत हुई। तो क्या थे वो कानून, आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, पहला कानून था किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020। दूसरा कानून किसान सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। वहीं तीसरा कानून आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020। तो ये 3 कानून और इसी के खिलाफ कि तीनों कानूनों को रद्द कर दिया जाए। कृषि कानूनों को जो काले कानून के नाम से भी जाने जा रहे हैं, क्योंकि किसानों ने उनका नाम काले कानून रख दिया और इसी के लिए इसी की मांगों को लेकर किसान बॉर्डर पर अड़े रहे कि इन कानूनों को रद्द कर दिया जाए। लेकिन जब ये कानून रद्द कर दिए गए तब भी किसान अभी भी अड़े हुए हैं, एमएसपी पर कानून की मांग कर रहे हैं और लगातार 6 मांगे हैं जिसके लिए पत्र लिखकर पीएम मोदी को भेजा गया है कि उन मांगों को भी पूरा किया जाए, उन पर भी ध्यान दिया जाए। तो कृषि सेक्टर में सुधार के लिए इन तीनों कानूनों को लाया गया था। पीएम मोदी ने ये बात भी कही कि हमने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ जो किसान नेता हैं वो ये समझ नहीं पाए और इसी वजह से इन कानूनों को वापस लेने का फैसला किया। चलिए बढ़ते आगे और आपको बताएं कि देश के बंटवारे पर मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख का दर्द छलका है। देश का विभाजन कोई समस्या का समाधान नहीं था, बंटवारे से भारत सुखी नहीं, मोहन भागवत ने यह बात कही है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि इस्लाम के नाम पर देश बांटने की मांग करने वाले भी खुश नहीं हैं और इसी को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का देश के विभाजन पर दर्द छलकता हुआ नजर आया। उन्होंने देश के बंटवारे को गलत ठहराते हुए इस पर सवाल भी खड़े किए हैं। जिसको अपनी प्रिय मातृभूमि मानते हैं
जिसकी स्वतंत्रता के लिए लोगों ने अपने बलिदान दिए, इतने पीढ़ियों ने अपना संघर्ष किया, उस मातृभूमि का विभाजन हुआ। भारत का व्यक्ति, विशेषकर हिंदू समाज, जमीन का टुकड़ा नहीं मान। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, ऐसा कहने वाले लोग हम हैं। और उस जीती जागती भारत माता का विभाजन ये हम समझ नहीं सकते। और इसलिए इस इतिहास का, उसकी सूक्ष्मता में, उसकी समग्रता में अध्ययन होना चाहिए और उसका नित्य स्मरण रहना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 26/11 आतंकी हमले की आज 13वीं बरसी है। मुंबई के ताज होटल में आतंकी हमला हुआ था। आप सबको याद होगा 26/11 के शहीदों को न्यूज इंडिया आज सलाम कर रहा है। तो आज 13वीं बरसी है 26/11 हमले की। 2008 में आज के ही दिन मुंबई में कई जगहों पर आतंकी हमला हुआ था। पाकिस्तानी आतंकियों ने 166 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जबकि इस हमले में करीब 600 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। और इस हमले में 10 पाकिस्तानी आतंकवादी समुद्री मार्ग से मुंबई पहुंचे और वहां कई स्थानों पर अंधाधुंध गोलियां चली, और जिसमें 18 सुरक्षा कर्मियों सहित 166 लोग मारे गए। यानी काफी ज्यादा जान-माल का नुकसान हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर 2 बंदूकधारियों इस्माइल खान और अजमल कसाब ने हमला किया था। कसाब को बाद में पुलिस ने जिंदा पकड़ लिया था। अजमल कसाब ने माना कि सभी आतंकी पाकिस्तानी थे और लश्कर तैयबा के थे। बिल्कुल, कानूनी प्रक्रिया के बाद 21 नवंबर 2012 को अजमल कसाब को फांसी दे दी गई। तो आज ही के दिन दहल उठी थी मुंबई। बहुत भयावह रूप था मुंबई में। मुंबई के ताज होटल में आतंकी हमला हुआ था और काफी दर्दनाक हादसा था वो, जब इतनी मौतें हुई। 166 लोगों की जान माल का नुकसान। तो पाकिस्तान में ट्रेंड थे आतंकी जो समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचे थे। कई स्थानों पर उन्होंने हमला किया और इस हमले में 166 लोगों की जान चली गई थी। 26/11 के शहीदों को न्यूज इंडिया भी सलाम करता है। चलिए बढ़ते आगे। आपको बताएं कि 16 बयानों की इस वक्त के मौसम में बारिश सी होती दिखाई पड़ रही है। नेताओं के जहरीले बोल ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी हवा तेज हो गई है। बिल्कुल यही वजह है कि नेताजी कब्र में दफन मुद्दों को जिंदा करके सियासी मैदान में उतार रहे हैं। और कोई मदरसों को बंद करने की आवाज बुलंद कर रहा है तो कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहा है। बयानों का तनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। सियासी वोट का चस्का, फिर निकला मदरसा। मदरसों पर लगे पाबंदी, मदरसों से निकलते हैं आतंकी। चुनावी मौसम में मदरसे की क्लास। पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो है आतंकवादियों करते हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है। कहते हैं जब नेताजी की जुबान पर हिंदू मुसलमान आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि चुनाव आ गया है। इस बयान के मतलब निकालने में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस बयान का ऐलान है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी हवा तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के चुनावी मौसम में विवादित बयानों की बारिश शुरू हो गई है। बयानों की गिरती बिजली उत्तर प्रदेश की जनता के मुद्दों को जलाए दे रही है। यूपी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह ने विवादित बयान देते हुए मदरसों को बंद करने की मांग की है। पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो है आतंकवादियों करते हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि यहाँ से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से, वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। इसलिए इस देश में हमें पूर्ण तरह से आतंकवाद खत्म करना है। आतंकवाद का मुंह कुचलना है सर्प की तरह, जैसे उसका फन कुचल दिया जाता है, वैसे ही आतंकवाद का भी फन हम लोग कुचलेंगे। चुनाव में फिर याद आए मदरसे। मदरसों पर चुनावी पाबंदी। रघु के राज में बंद होंगे मदरसे।
चुनाव में मदरसा मुद्दा बनता है, चुनाव में मदरसे का जिन निकलता है, चुनाव में मदरसे की क्लास लगने लगती है, चुनाव में मदरसे मदर वतन के लिए खतरा बन जाते हैं, चुनाव में मदरसों से दहशतगर्द निकलने लगते हैं, चुनाव में मदरसों में आतंकी बनने लगते हैं और मदरसों पर इस तरह के बयान ऐलान करते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बनने लगा है। पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहाँ से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से, वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। इसलिए इस देश में हमें पूर्ण तरह से आतंकवाद खत्म करना है। आतंकवाद का मुंह कुचलना है सर्प की तरह, जैसे उसका फन कुचल दिया जाता है, वैसे ही आतंकवाद का भी फन हम लोग कुचलेंगे। मदरसे बंद करने के लिए मंत्री जी केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं। मदरसे बंद करने के लिए मंत्री जी भगवान से मौका मांग रहे हैं। मदरसे बंद करने के लिए मंत्री मौका तलाश रहे हैं। मौका दे मुझे कि सबसे पहले इस देश में मदरसे बंद हो जाएं, क्योंकि 250 मदरसे थे, आज 22,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दिए और मदरसे में केवल आतंकवादी पैदा होते हैं। लेकिन मंत्री रघुराज सिंह जी उत्तर प्रदेश के बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सुन लीजिए। मंत्री जी लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब कह रहे हैं, मदरसे आतंक का अड्डा नहीं होते हैं। अगर किसी मदरसे में ऐसी गतिविधि होती है तो सरकार अपना काम करेगी। कोई एक विषय कि सबके लिए एक सार नहीं होता है। मैं ये कहूँ कि मदरसे आतंकवाद के अड्डे, तो सभी मदरसे आतंकवाद के अड्डे नहीं हो सकते। हो सकता कोई एक आध मदरसा हो इस काम करने का, तो सरकार का अपना काम है, कानून व्यवस्था अपने आप काम करेगी। मंत्री रघुराज सिंह के बयान के बाद यूपी की सियासत में तूफान आ गया है। समाजवादी पार्टी ने रघुराज के बयान को चुनावी बताते हुए कहा, योगी सरकार के मंत्री प्रधानमंत्री के विजन को भी कमजोर कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स को कमजोर बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो हिंदू युवा सम्राट से लेके पता नहीं क्या क्या उनके बारे में कसीदे गढ़े गए, क्या उनको बिल्कुल कमजोर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, जब आपका फॉल टाइम आता है तब आप आपस में ही लड़ते हुए नजर आते हो। मैं नहीं कहता कि बीजेपी के मंत्री के बयान, इनके लीडर्स के बयान इस तरीके से होने चाहिए, लेकिन ये बात निश्चित तौर पे है, ये पहला मौका नहीं है जब मंत्री रघुराज सिंह ने इस तरह का विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी रघुराज सिंह 10 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार से बुर्का बैन करने की मांग कर चुके हैं। रघुराज सिंह ने कहा था, बुर्के पहनकर आतंकवादी घुसपैठ करते हैं। दैत्यों के वंशज ही बुर्का पहन सकते हैं, आम आदमी बुर्का नहीं पहनेगा। जय श्री राम। मैं तो इस बात को भी कहूँगा देश की सरकार से, क्योंकि बुर्का पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि बुर्का के बेस में आतंकवादी घुस जाते हैं हमारे देश में, इसलिए बुर्का पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए। मोदी योगी सावधान, नहीं तो बन जाएंगे 3 पाकिस्तान। चुनाव का ऐलान, यूपी में गूंजे पाकिस्तान। निश्चलानंद का बयान, हिंद में बनेंगे 3 पाकिस्तान। निश्चलानंद ने उठाई आवाज, भारत में बनाओ हिंदू राष्ट्र। चुनाव की आहट के साथ ही मदरसा, बुर्का और पाकिस्तान के नारे बुलंद होने लगे हैं। गोवर्धन मठपुरी के पीठाधीश्वर जगदेश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने अयोध्या में मस्जिद के लिए दी गई जमीन पर असंतुष्टि जाहिर की है। जगत गुरु ने केंद्र और योगी सरकार को आग्रह करते हुए कहा है कि मोदी योगी सावधान, नहीं तो बन जाएंगे 3 पाकिस्तान। उत्तर प्रदेश में 3 नए पाकिस्तान बनने का मार्ग आप लोग प्रशस्त कर रहे हैं। आपकी योजना इस समय लोगों को अच्छी लग रही है कि राम जी का मंदिर यथास्थान बन रहा है, लेकिन 3 नए पाकिस्तान उत्तर प्रदेश को आप लोग दे रहे हैं। मोदी जी, योगी जी सावधान। इतना ही नहीं, शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने हिंदू राष्ट्र की मांग उठाते हुए कहा कि हम सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू हैं।
विश्व में मुस्लिम और मसीही राष्ट्र हैं, लेकिन कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बीजेपी ने शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के बयान से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि स्वामी जी की अपनी सोच है और उन्होंने किस आधार पर बयान दिया इसके बारे में स्वामी जी ही बता सकते हैं। के ज्ञान में क्या चीजें हैं जिसके आधार पर उन्होंने ये बयान दिया है। भारत लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के माहौल को, जब हम कहते ही है हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान के माहौल में इस तरह की बातें कई बार लोग सोचते हैं, उनके सोचने का तमाम उनके परिणाम होते हैं, तमाम कारण होते हैं। तो मुझे नहीं पता स्वामी जी ने किस कारण से ये बात कही, पर स्वामी जी के पास कोई जरूर ठोस आधार रहा होगा जिस वजह से उन्होंने ये सलाह दी। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के बयान से यूपी की सियासत में एक और नए मुद्दे का जन्म हो गया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि देश संविधान से चलेगा, स्वामी जी की मर्जी से नहीं चलेगा। देश में हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सबसे पहले मंदिर के नाम पर हो रही ठगी अब बंद होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र जो है संविधान वो देखा जाएगा, उनकी बात मानी जाएगी। उनके अपने आउटलुक में भेजो चाहे, हम जो चाह रहे हैं सबका सम्मान है, सबका मान रहे, सब सुरक्षित रहे, संप्रदाय न फैले। ये जो विरोध कर रहे हैं ये आप उस मंदिर के नाम पर जो ठगी हो रही है ये न हो। चुनावी मौसम में शोला बयानों की बरसात ऐलान कर रही है कि यूपी में चुनाव है और कहते हैं चुनाव में अगर हिंदू मुसलमान का तड़का नहीं तो फिर चुनाव किस काम का। सियासत अपना काम कर रही है, जनता अपने मुद्दों की मांग कर रही है, लेकिन जनता के मुद्दों को सियासत हिंदू और मुसलमान के रंग में रंग रही है। मतलब यूपी का चुनाव हिंदू और मुसलमान की मयान में फंसता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो चुनाव का समय है और शोलों का बयान है और इस तरह के बयान अभी देखिए आगे लगातार आते रहेंगे, ये मानकर चलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से कांग्रेस सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज लखनऊ जाएंगी, जहां पर सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। तो सदस्यता अभियान में शामिल होने आ रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, 15 दिनों में 1 करोड़ सदस्य बनाने का कांग्रेस का लक्ष्य है। तो ये एक बड़ा लक्ष्य, 15 दिनों में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य और आज से कांग्रेस सदस्यता अभियान की शुरुआत करने वाली है। बिल्कुल, इसके लिए प्रियंका गांधी वाड्रा आज लखनऊ जाएंगी। लखनऊ में जहां पर सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी वो उसमें शामिल होंगी। कई और तमाम लोग भी इसमें मौजूद होंगे। 15 दिनों में 1 करोड़ सदस्य बनाने की शुरुआत होगी। तो आज से कांग्रेस सदस्यता अभियान की शुरुआत करने वाली है। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के तहत तैयारियों में जुट गई हैं और एक तैयारी ये भी नजर आ रही है और ऐसे में कांग्रेस प्रदेश में आज से पार्टी में 1 करोड़ नए सदस्य जोड़ने का महाअभियान शुरू कर रही है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें। तो न्यूज़ इंडिया देखते रहिए आप। नमस्कार।